ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव में बड़ी सफलता हासिल कर बीजेपी ने दक्षिण भारत में अपने लिए एक और रास्ता खोला है। AIMIM और TRS के गढ़ में बीजेपी ने अपनी ताकत लगभग 12 गुना बढ़ाई और नगर निगम को त्रिशंकु स्थिति में ला खड़ा कर दिया है। हैदराबाद से बीजेपी को तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश में भी लाभ मिलने की उम्मीद है। कहने को तो ये बड़े स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, लेकिन इनका महत्व बीजेपी की दक्षिण भारत की राजनीति के लिए बेहद अहम है। बीजेपी की ये सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में उसके 2 विधायक चुने गए थे। बीजेपी ने राज्य की 117 सीटों में से 100 सीटों में अपनी जमानत गंवाई थी। उसके बाद 2 सालों के भीतर TRS की प्रमुख प्रतिद्वंदी बनकर उभरी है। हैदराबाद के स्थानीय निकाय के चुनाव का ज्यादा महत्व इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की सफलता से दक्षिण भारत के लोगों में एक बड़ा संदेश जाएगा। माना जा रहा है कि कर्नाटक में कई बार सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी अभी तक दक्षिण के दूसरे राज्यों में अपना मजबूत स्थान नहीं बना पाई थी, लेकिन अब हैदराबाद ने दूसरा रास्ता भी खोल दिया है। हैदराबाद से तेलंगाना की राजनीति तो पार्टी करेगी ही और यहाँ से आंध्र प्रदेश में भी आगे बढ़ने की कोशिश करेगी। ये दोनों राज्य उसकी भावी रणनीति में अहम होंगे। तमिलनाडु और केरल उसकी अभी भी कमजोर कड़ी है, लेकिन हैदराबाद का आक्रामक रणनीति से बना रास्ता उसे दक्षिण के दूसरे राज्यों तक पहुँचा सकता है। दरअसल बीजेपी के लिए दक्षिण भारत में अपनी मजबूत पहचान और विश्वसनीयता को कायम करना है ताकि क्षेत्रीय दलों के वर्चस्व वाले इन राज्यों में वो पैठ बना सके। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने अभिनेत्री कंगना रनौत के बीच में कूदकर बड़ी गलती कर दी। आशुतोष की छवि पहले से ही खराब है और अब कंगना पर निशाना साधने के बाद आशुतोष वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना और फिल्म मेकर अशोक पंडित के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल आशुतोष ने ट्विटर पर लिखा था कि गिद्धों में चर्चा है कि क्या कंगना रनौत को राज्यसभा में नॉमिनेट किया जाएगा या सीधे मंत्री बनाया जाएगा। सोशल मीडिया के जरिए उनके महान सामाजिक कार्यों के लिए देश और सरकार उनकी कृतज्ञ है। इस ट्वीट के बाद ही वो लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। यूजर्स ने जमकर उनको गालियां दी और अब रोहित सरदाना और अशोक पंडित ने भी ट्वीट किया है। रोहित सरदाना ने लिखा है कि लगता है आप गिद्धों की हर मीटिंग में रहते हैं, चक्कर क्या है? फील्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं फिर से या पर्ची कटाकर सदस्यता ले रहे हैं? रोहित सरदाना के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए फिल्म मेकर अशोक पंडित ने ट्वीट किया, रोहित जी इनकी हालत ठीक उसी गधे की तरह है जो न घर का रहा न घाट का। ये न पत्रकार रहे न नेता, हर तरफ से दुकान बंद, इसलिए आजकल परेशान घूम रहे हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष पूर्व में आम आदमी पार्टी के नेता भी रह चुके हैं। वो आपके प्रवक्ता नियुक्त हुए थे, लेकिन 2018 में निजी कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने पार्टी छोड़ दी। हालांकि इसके बाद वो टीवी पैनलिस्ट की भूमिका में हैं, लेकिन उनके निशाने पर हमेशा से मोदी और केंद्र सरकार रहती है। वहीं केंद्र सरकार की तारीफ करने वालों पर भी आशुतोष निशाना साधते रहते हैं। कंगना मामले में आशुतोष इसलिए कूदे क्योंकि कंगना मोदी के विकास कार्यों की तारीफ करती रहती हैं, जबकि आशुतोष कट्टर आलोचक रहे हैं। मध्य प्रदेश उपचुनाव में बीजेपी की भारी जीत के बाद एक बार फिर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। इस बार विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर दोनों पार्टियों में तकरार बढ़ गई है। बीजेपी ने ऐसे संकेत दिए हैं कि उपाध्यक्ष पद विपक्ष को नहीं देगी। बीजेपी इसके लिए कांग्रेस को ही दोषी मान रही है। पार्टी ने साफ तौर पर इसके लिए कांग्रेस और कमलनाथ को ही जिम्मेदार माना है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने की परंपरा तोड़ी थी, इसीलिए अब वो कैसे हमसे उम्मीद कर सकती है। विधानसभा उपाध्यक्ष पद को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कमलनाथ जी ने परंपरा तोड़ दी है। उपाध्यक्ष का पद कमलनाथ जी ने हमें नहीं दिया था, अब वो हमसे पद की उम्मीद कैसे कर रहे हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी उस दौरान अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कांग्रेस के ही थे। अब बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का विधानसभा अध्यक्ष रहेगा, लेकिन अभी उपाध्यक्ष किसका रहेगा ये तय नहीं है। दरअसल ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद से ही MP में कांग्रेस बिखर गई है। पार्टी के कई विधायकों ने सिंधिया के साथ ही इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कमलनाथ को भी अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। वहीं सिंधिया अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और पिछले दिनों हुए उपचुनाव में बीजेपी ने 28 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की है। सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी और सिंधिया पर निशाना साधती रहती है और अब विधानसभा उपाध्यक्ष को लेकर दोनों दल भिड़ गए हैं।
समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान अपने परिवार के साथ जेल में बंद हैं। आजम और उनके परिवार पर धोखाधड़ी, जमीन हड़पने के कई मामले दर्ज हैं और आजम के परिवार के खिलाफ दर्ज दूसरे मामलों में भी जांच चल रही है। अब आजम के परिवार को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके बाद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। योगी सरकार ने अब्दुल्ला आजम से 65 लाख से ज्यादा रकम की वसूली का नोटिस भेजा है। दरअसल इस रकम को अब्दुल्ला आजम ने अपने विधायक रहते वेतन और भत्ते के रूप में विधानसभा सचिवालय से लिया था। आपको बता दें कि पिछले साल दिसंबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी थी। मद्रास हाईकोर्ट के आदेश को नसीर मानते हुए राज्य सरकार ने अब्दुल्ला आजम के विधायक रहने के समय सरकार से उठाए गए वेतन और भत्तों की वसूली का नोटिस जारी किया है। ये रकम 65,87,000 से ज्यादा की है। रामपुर के आकाश और सक्सेना की शिकायत पर अब्दुल्ला आजम से वसूली का नोटिस भेजा गया है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अब्दुल्ला आजम को ये पैसे विधानसभा सचिवालय खाते में जमा करने पड़ेंगे। उधर आजम खान के बेटे को नोटिस के बाद एक बार फिर बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। वहीं इससे पहले भी अखिलेश यादव आजम खान को कई बार जेल से रिहा करने की मांग कर चुके हैं और इस बीच योगी सरकार ने आजम के बेटे को दूसरे मामलों में ही नोटिस भेज दिया है। ऐसे में अब आजम और उनके परिवार को लंबे समय तक जेल में ही रहना पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति खराब होती जा रही है। एलजेपी प्रमुख रामविलास पासवान के निधन के बाद पार्टी की कमान उनके बेटे चिराग पासवान के हाथ में है, लेकिन चिराग से पार्टी नहीं चल रही है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ सबसे बड़ी गलती की। हालांकि चिराग पूरे चुनाव में मोदी मोदी गाते रहे, लेकिन बिहार के वोटरों ने उनको नजरअंदाज कर दिया। बाद में बीजेपी ने भी एलजेपी से दूरी बना ली है। इसके बाद अब एलजेपी में आंतरिक कलह बढ़ गई है। पार्टी के बड़े नेता खुलकर पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। एलजेपी नेता केशव सिंह ने चिराग पासवान पर आरोप लगाया है कि चिराग आरजेडी और कांग्रेस से मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, केशव सिंह ने यहां तक कह दिया है कि चिराग का बीजेपी प्रेम तो बस दिखावा है। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी की बुरी हार से नाराज केशव सिंह ने कहा है कि चिराग की दुश्मनी नीतीश कुमार से थी, लेकिन उन्होंने बीजेपी, हम और वीआईपी के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतार दिए। उन्होंने बिहार में एनडीए को हराने के लिए व्यूह रचना की, हालांकि वो सफल नहीं हो सके। केशव सिंह ने कहा कि चिराग लोजपा में अकेले रह जाएंगे। अगले ही महीने असली लोजपा का गठन होगा। एलजेपी की हार पर केशव सिंह ने कहा कि चिराग पासवान के नेतृत्व में ये लोक जनशक्ति पार्टी की सबसे बड़ी हार है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान के समय पार्टी के 29 विधायक थे, आज महज 1 है। केशव सिंह ने कहा कि चिराग पासवान अंदर से महागठबंधन के लिए काम करते हैं, इसीलिए तो राघोपुर और भागलपुर में बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया। दोनों ही जगहों पर बीजेपी की हार हुई। वहीं पार्टी में उठ रहे बगावती सुर के बाद भी चिराग पासवान अभी तक खामोश हैं। माना जा रहा है कि अगर चिराग अपने नेताओं को समझाने में कामयाब नहीं हुए तो एलजेपी जल्द ही टूटकर बिखर जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पीएम मोदी एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं। देश को कोरोना संकट से उभारने के लिए पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक की है। इस दौरान मोदी ने विपक्षी नेताओं को जवाब दिया है। मोदी ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर सभी नेताओं को अपडेट दी है। मोदी ने कहा कि वैक्सीन के स्टॉक और रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए एक खास सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड का टीकाकरण अभियान व्यापक होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे अभियानों के खिलाफ अफवाहें फैलाई जाती हैं। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वो लोगों को वैक्सीन को लेकर जागरूक करें। पीएम मोदी ने कहा कि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगले कुछ हफ्तों में कोविड वैक्सीन तैयार हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों की हरी झंडी देते ही भारत में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी ने बैठक के बाद कहा कि कुछ दिन पहले मेरा टीका बनाने वाले वैज्ञानिकों से भी बात हुई है। हमारे वैज्ञानिक अपनी सफलता को लेकर काफी आश्वस्त हैं। भारत में 8 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग स्टेज में है और उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होगी। देश की 3 वैक्सीन भी अलग अलग स्टेज में है। एक्सपर्ट मानते हैं कि टीकाकरण ज्यादा दूर नहीं है। जैसे वैज्ञानिक हमें ग्रीन सिग्नल देते हैं, भारत का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भी मोदी का जवाब मिल गया। बीते दिनों राहुल ने ट्वीट करके कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए थे, लेकिन मोदी ने सर्वदलीय बैठक में सभी नेताओं को आश्वस्त कर दिया है कि कोरोना वैक्सीन जल्दी सभी को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।